हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएनएस। तो बच्चों, आपकी पढ़ाई लिखाई चल ही रही होगी। अगर नहीं भी चल रही है तो अपनी पढ़ाई लिखाई स्टार्ट कर दीजिए। फर्स्ट सेमेस्टर है जिसमें कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना है बाकी सेमेस्टरों से। तो फर्स्ट सेमेस्टर को बहुत ध्यान से पढ़िए और जो भी पिछले 2 लेक्चर आपको कराया गया है उस दोनों लेक्चर को देखिए और जो भी आपका फीडबैक हो उसको जरूर प्रोवाइड करवाइए, जिससे हम अपनी क्लासों में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकें। और जो भी बच्चे हैं जो भी अभी भी पढ़ना लिखना स्टार्ट नहीं किए हैं वो जरूर से स्टार्ट कर दें। और फर्स्ट सेमेस्टर, क्योंकि मैं बार बार आपसे बता रहा हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो हिंदी इंग्लिश का जो दिक्कत रहेगा वो फर्स्ट सेमेस्टर में ही खत्म होगा। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी होगा। ठीक, तो फर्स्ट सेमेस्टर को अच्छे से पढ़िए। आपको दोनों बाइलिंगुअली हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं कि आपको दोनों चीजें हिंदी इंग्लिश दोनों में बताई जा रही हैं सभी चीजें। और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे साथ मेहनत करिए और अपनी पढ़ाई में अच्छे नंबर्स लाइए। अच्छे आगे आपको जो गोल है उसको कंप्लीट करिए। ठीक है, चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक नए लेक्चर हम लेके आ गए हैं आपके लिए और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, दो सदिशों को कैसे जोड़ते हैं और दो सदिशों को कैसे घटाते हैं। जैसे आगे जो भी लेक्चर आएंगे उसमें क्या होगा कि हम लोग सीखेंगे कि वेक्टर को कैसे घटाते हैं, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है। तो आज हम लोग पहले पढ़ेंगे कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है। ठीक, तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन मतलब दो सदिशों को जोड़ने का जो तरीका होता है वो हम कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं, उन तीनों टाइप्स का आज हम लोग ग्राफिकल मेथड देखेंगे। ठीक है, ग्राफिकल मेथड का आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर ग्राफिकल मेथड क्या होता है। तो ग्राफिकल मेथड का सीधा सा मतलब होता है कि जो ग्राफ वाइज जो ड्रॉ करके बताया जाए वो उसको हम लोग कहते हैं ग्राफिकल मेथड या जियोमेट्रिकल मेथड। ठीक है, तो जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है, चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो वहां मैं लिख के आपको बता दूंगा कि कितने टाइप से वेक्टर को हम लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि आपको लेक्चर के बारे में पता चल ही गया। और हाँ, ये देखिए पार्ट 1 हमने क्यों लिखा गया है। पार्ट 1 इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा ये वाला आपका वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जो है वो ड्रॉ करके बताया जाएगा। वो हम लोग ज्योमेट्रिकल मेथड पढ़ेंगे या ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे। लेकिन जब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो वहां पे हम लोग फॉर्मूले से कैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर, दो वेक्टर अगर हैं तो उनको हम लोग कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और पहले देखते हैं कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को हम लोग और क्या बोलते हैं और कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन सदिशों के जोड़ सदिशों के जोड़ के नियम। इसका हिंदी क्या होगा, सदिशों के जोड़ के नियम। ठीक, तो सदिश को हम लोग कैसे जोड़ सकते हैं, दो सदिशों को, आज हमारा यही टॉपिक रहेगा। तो सदिशों का जो जोड़ है वो हम लोग 3 प्रकार से कर सकते हैं। सदिशों का जोड़ हम लोग कितने प्रकार से कर सकते हैं, 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला होता है ट्रायंगुलर लॉ। तो इसको हम लोग पूरा क्या बोलते हैं, वेक्टर एडिशन बाय ट्रायंगुलर लॉ। ठीक, तो ये ट्रायंगुलर लॉ का मतलब क्या होता है, त्रिभुजों के नियम के अनुसार, त्रिभुजों के नियम के अनुसार। ठीक, तो सदिश को हम लोग वेक्टर के त्रिभुजों के नियम के अनुसार भी जोड़ सकते हैं। दूसरा जो टाइप होता है पैरेललोग्राम लॉ। ठीक,
तो इस लॉ से भी हम लोग वेक्टर को जोड़ सकते हैं, वेक्टर को, और इसको हिंदी में कहते हैं समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज का नियम, ठीक है। तो ये भी आपका एक तरीका है दो वेक्टरों को, दो सदिशों को जोड़ने के लिए। अब आइए थर्ड टाइप आपका क्या है? पॉलीगॉन लॉ। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीगॉन लॉ को हम लोग क्या कहते हैं? बहुभुजों का नियम। बहुभुजों का नियम, इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? बहुभुजों का नियम। ये तीन टाइप्स है जिससे कि हम लोग किसी वेक्टर को जोड़ सकते हैं। और ये दोनों जो नियम है, ये पहला और दूसरा जो नियम है, ये किन्हीं दो वेक्टरों को जोड़ सकता है। केवल दो वेक्टरों को ऐड करने के लिए हम लोग ट्रायंगुलर लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ को यूज करेंगे। और जो थर्ड लॉ रहेगा, वो थर्ड लॉ हम लोग यूज करेंगे अगर दो से अधिक वेक्टर्स होते हैं, तो वहां पे हम लोग थर्ड लॉ को यूज करेंगे, ठीक है। और वेक्टर का एडिशन का हमारा दो पार्ट रहेगा। वेक्टर, यहाँ पे मैं और चीजें बता दे रहा हूं, वेक्टर एडिशन का दो पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे दो पार्ट ए में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पार्ट वन में इसका हम लोग ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे। कौन सा मेथड पढ़ेंगे? ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे। ग्राफिकल, जो कि आज हमको पढ़ना है, ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे। और जब मैं नेक्स्ट क्लास में आऊंगा तो वहां पे इसका पार्ट 2 लाऊंगा, इसी लेक्चर का पार्ट 02 लाऊंगा। और वहां पे हम लोग एनालिटिकल मेथड पढ़ेंगे, इसी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का एनालिटिकल मेथड। तो एनालिटिकल और क्लासिकल मेथड का आपको मतलब तो समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ग्राफिकल मेथड का क्या मतलब होता है कि हम लोग कोई ड्रॉ करके, किसी फिगर को ड्रॉ करके, जैसे चतुर्भुज है या हमारा त्रिभुज है, तो हम लोग त्रिभुज को, चतुर्भुज को ड्रॉ करके हम लोग इस पार्ट में हम लोग वेक्टर एडिशन को पढ़ेंगे। और जो वही पार्ट 2 है, वहां पे वेक्टर एडिशन आपका एनालिटिकल मेथड से होगा, मतलब मैथमेटिकल मेथड से होगा। यहाँ पे आपके कुछ रूल्स आएंगे, फार्मूले आएंगे, यहाँ पे फार्मूलाज लगा के हम लोग वेक्टर के एडिशन को हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये दो पार्ट थे, ये तीन नियम है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के। अब इसी तीनों नियम को हम लोग लाइन बाय लाइन समझेंगे और इसको एक एक एग्जाम्पल के साथ, एक एक क्वेश्चन करते हुए इसको समझेंगे कि दो वेक्टरों को कैसे जोड़ सकते हैं, दो सदिशों को कैसे हम लोग पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ सकते हैं, और दो से ज्यादा वेक्टरों को कैसे पॉलीगॉन लॉ से जोड़ सकते हैं। तो ये तीनों नियम थे। चलिए हम अपना पहला नियम स्टार्ट करते हैं, जो कि है ट्रायंगुलर लॉ। इसको हम लोग वेक्टर सदिशों के सदिशों के जोड़ से आपका त्रिभुजों का नियम, सदिशों का जोड़ किसके नियम के अनुसार? त्रिभुजों के नियम के अनुसार। तो हमारा ये कैसे होगा? तो पहला जो आपका वेक्टर एडिशन है वो हम लोग ट्रायंगुलर लॉ से सीखेंगे। और हाँ, ट्रायंगुलर लॉ से पहले ये वेक्टर एडिशन का तो चीजें आपको पता चल गई। वेक्टर एडिशन स्टार्ट करने से पहले एक और चीज आपसे शेयर कर देते हैं। एक और चीज, आपका जो स्केलर, पहले वेक्टर एडिशन की जरूरत क्यों पड़ी, पहले इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। वेक्टर एडिशन की जरूरत इसलिए पड़ी, जैसे हमारे एक स्केलर होता है, एक वेक्टर होता है, एक स्केलर और एक वेक्टर होते हैं। तो स्केलर का जो एडिशन होता है, यहाँ पे दोनों का एडिशन की बात हो रही है। आज के क्लास में केवल एडिशन की बात होगी, और बाकी दोनों लेक्चर में जो बेसिक चीजें थी, अगर वो चीजें आपको नहीं पता रहेंगी
तो आप आसानी से इस वाले लेक्चर को नहीं समझ पाएंगे। तो पहला दोनों लेक्चर जो भी हमने कराया है, टाइप्स ऑफ लेक्चर, टाइप्स ऑफ वेक्टर एंड और बेसिक्स ऑफ वेक्टर को जरूर देखिए। ये आपका एडिशन है, ये भी वेक्टर एडिशन है। तो देखिए यहाँ पे वेक्टर एडिशन की जरूरत क्यों पड़ी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। देखिए स्केलर का जो एडिशन होता है, मैंने पहले ही क्लास में बताया था कि स्केलर का एडिशन नॉर्मल रूल से होता है। जो नॉर्मल मैथमेटिकल रूल्स होते हैं उसी के द्वारा हम लोग स्केलर का एडिशन करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि एक थैले में 2 kg आलू रखा हुआ है और एक बोरी में आपका 50 kg आलू रखा हुआ है, ठीक है, एक बोरी में 50 kg आलू रखा हुआ है और एक थैले में 2 kg आलू रखा हुआ है, पोटैटो रखा हुआ है। तो इन पूरे को अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि हमारे पास टोटल कितने पोटैटो हैं, वो हमारे पास कितने केजी पोटैटो हैं, तो आप सीधा सा एडिशन लगाएंगे 2 + 50 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 52 kg। तो जो स्केलर है, जो वेट आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे जो एडिशन होगा वो नॉर्मल मेथड से हमने कर दिया। वहीं पे बात करें कि वेक्टर का एडिशन जो है क्यों नॉर्मल तरीके से क्यों नहीं हो पाता है। देखिए यहाँ पे मैंने मान लीजिए कि ये वेक्टर ए माना हुआ है, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन आपको पता ही होगा। वेक्टर ए वेक्टर को हमने मान लीजिए इस तरीके से दिखाया हुआ है। वहीं पे एक वेक्टर बी वेक्टर हमने मान लिया ये बी वेक्टर है। अब क्या करना है, सॉरी यहाँ पे देखिए, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट के केस में लेते हैं कि मान लीजिए वेक्टर ए आपका 10 मीटर चला, 10 मीटर ईस्ट की तरफ चला, ठीक है। क्या है, हमने वेक्टर ए को जो माना है कि 10 मीटर ईस्ट की तरफ, 10 मीटर ईस्ट की डायरेक्शन में एक वेक्टर है, एक कोई आदमी है वो चला और फिर उसके बाद 10 मीटर ईस्ट और चला गया, 10 मीटर ईस्ट और चला गया और तब वहां से यहाँ पे 10 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में और चला गया। तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका इसका कितना होगा कि ये कहां से इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, वो कितना होगा। तो आप सीधा सा यहाँ पे एडिशन करेंगे 10 मीटर + 10 मीटर इक्वल टू 20 मीटर, 20 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में ये पहुंचेगा। तो ये तो आपका मान लीजिए नॉर्मल तरीके से ऐड हो गया। अब वहीं पे बात करें इसी क्वेश्चन को, अगर मान लीजिए मैं पूछूं कि 10 मीटर ईस्ट आपने चला, यहाँ पे 10 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में कोई आदमी चला, अगर वहीं पे मैं कह दूं कि 10 मीटर वेस्ट की तरफ वही आदमी फिर 10 मीटर वेस्ट की तरफ चला, तो यहां से आपका जो आंसर होगा, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, वो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा या रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो आप यहाँ पे हमारे पास बताएंगे कि ये आदमी 10 मीटर ईस्ट की तरफ चला, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एक बार बता देता हूं, ये आपका ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, नीचे साउथ होता है। तो अगर कोई आदमी 10 मीटर ईस्ट की तरफ चला और वही आदमी फिर से 10 मीटर वेस्ट की तरफ चल दिया, जो टोटल आपका रिजल्टेंट आर रहेगा। तो आर रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, देखिए मैं एक बार बता देता हूं। रिजल्टेंट का मतलब हिंदी में होता है परिणामी। परिणामी मतलब कि जो हमारा जो उसकी वैल्यू निकल के आती है, जो उसका मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट परिणामी जो होता है वो हमेशा डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों में निकल के आता है, ठीक। तो यहाँ पे जो टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका हो जाएगा वो 0 मीटर हो जाएगा, ठीक है। क्यों 0 मीटर हो जाएगा, जब 10 मीटर ईस्ट की तरफ चला, 10 मीटर वेस्ट की तरफ चला, तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका माइनस होके 0 डिस्प्लेसमेंट हो गया, मतलब ये आपका फिर से अपने इनिशियल पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है। तो यही देखिए यहाँ पे अगर हम लोग
वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज करेंगे, वेक्टर के एंगल को चेंज करेंगे, तो हमारा उसके साथ उसके रिजल्टेंट पे भी प्रभाव पड़ेगा, उसका रिजल्टेंट हमेशा बदलता रहेगा अगर हम लोग एंगल्स को चेंज करेंगे। ठीक है, हम लोग अगर कोड के वेक्टर के कोड को बदलेंगे, अगर मान लीजिए 10 मीटर ईस्ट चला और 10 मीटर वेस्ट 10 मीटर नॉर्थ की नॉर्थ की तरफ चला, ठीक है, तो यहां से आपका जो आंसर होगा, जो रिजल्टेंट मिलेगा वो इस वाले थर्ड साइड से मिलेगा, और यही थर्ड साइड आपका जो रिजल्टेंट होगा थर्ड साइड, तो आपका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा इस आदमी का, जो आदमी यहां से 10 मीटर ईस्ट की तरफ चला और 10 मीटर नॉर्थ की तरफ चला, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कुछ दूसरा आएगा। यहाँ पे हम लोग कौन सा लॉ लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, जिससे हम लोग थर्ड साइड को निकालेंगे, तो वही उसका डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखा आपने कि अगर हम लोग वेक्टर को पहले 0 डिग्री पे रोटेट कर रहे थे तो हमारा कुछ आंसर अलग आ रहा था, वेक्टर को अगर हम लोग 180 डिग्री रोटेट कर दे रहे थे तो आंसर कुछ और आ रहा है, वेक्टर को अगर 90 डिग्री हम लोग रोटेट कर रहे हैं तो ये अलग आंसर आ रहा है। तो इस वजह से हमारे वेक्टर एडिशन को डेवलप किया गया है कि हमारा जो आंसर हो, लेकिन ये जो स्केलर एडिशन होता है ऐसा कुछ भी प्रोसेस नहीं होता है इसमें। अगर आपके पास 10 अगर हम कहें कि यहाँ पे 10 लीटर मिल्क है और आपको किसी ने 20 लीटर और दे दिया, तो आपके पास टोटल कितना मिल्क हो गया, तो 30 लीटर आप आराम से बता सकते हैं। लेकिन इसमें अगर अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे तो आंसर, इसी आर का आंसर कभी 20 मीटर आ रहा है, कभी 0 मीटर आ रहा है, और इसी आर का जब इसका निकालेंगे तो इसका कुछ अलग आंसर आएगा। तो इसलिए हमारे वेक्टर एडिशन को डेवलप किया गया है, जिससे कि वेक्टर के एडिशन से जो तीनों लॉ हमने बताया कि किस तरीके से वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, ट्रायंगुलर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगॉन लॉ। तो जो भी आप तरीका लगाएंगे, पहला और दूसरा अगर तरीका लगाते हैं दो वेक्टरों को जोड़ने के लिए, तो दोनों में आंसर आपका बिल्कुल सेम आएगा, बिल्कुल वही आंसर आएगा। तो वेक्टर एडिशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारे कई चीजें डायरेक्शन और एंगल के चेंज होने के साथ साथ हमारे उसके आंसर में भी इफेक्ट पड़ रहा था। नॉर्मल रूल जो होता है उससे हमारा सॉल्यूशन नहीं निकल के आ पा रहा था, इसलिए हमने वेक्टर एडिशन का 3 नए नियम बना दिए, और तीनों नियम को आज हम लोग लाइन बाय लाइन ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग जोड़ते हैं। चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर में वेक्टर एडिशन को स्टार्ट करते हैं। वेक्टर एडिशन का पहला जो नियम है ट्रायंगुलर लॉ है। इस ट्रायंगुलर लॉ में क्या होता है, देखिए पहले इसका डिफिनीशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा। देखिए, इट स्टेट्स दैट, ये हमको बताता है कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन एन ऑर्डर, एक ऑर्डर में लिए गए रहे हो, देन दियर रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय दियर थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, समझ में आया कि ऊपर से निकल गया? ठीक है, फिर से मैं हिंदी इसका बताऊंगा आपको, पहले इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ये दोनों लाइन पे जिसपे मैंने अंडरलाइन किया है, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले देखिए, वेक्टर का एडिशन जब करेंगे हम लोग a प्लस बी जब करेंगे, तो हमारा a वेक्टर प्लस b वेक्टर जोड़ेंगे तो जो आंसर आपका रिजल्टेंट के रूप में आएगा। रिजल्टेंट का हिंदी मैंने बता दिया, परिणामी। परिणामी के पास भी डायरेक्शन, जो रिजल्टेंट आएगा उसके पास भी हमारा क्या होता है, उसके पास डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और एंगल होता है, एंड एंगल भी होता है। ठीक है, तो रिजल्टेंट के पास इतनी चीजें होती हैं।
डायरेक्शन दिशा, मैग्नीट्यूड को परिणामी कहते हैं, एंगल को कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है वेक्टर का एडिशन, और इसका जो आंसर आता है वो एक रिजल्टेंट के रूप में होता है, एक परिणामी के रूप में होता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। अब आइए डिफिनीशन को समझते हैं। देखिए क्या है, कह रहा है कि दो सदिश अगर दो सदिशों को अगर हमको जोड़ना है, अगर उनको किसी एक ऑर्डर में लगाएं, एक ऑर्डर का मतलब ये जो इन एन ऑर्डर लिखा हुआ है इसका मतलब समझाऊं। अगर दो वेक्टर आपके परिमाण और दिशा में दिखाए गए हो किस प्रकार, बाय द टू साइड ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के दो भुजा के रूप में अगर दिखाए गए रहे हो, दो वेक्टर का जो परिमाण है अगर किसी त्रिभुज के दोनों भुजाओं के रूप में अगर दिखाया गया हो, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा, जो परिणामी वेक्टर जो होगा, परिणामी सदिश जो होगा, उसको हम लोग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, परिमाण और दिशा में दिखा सकते हैं बाय दियर थर्ड साइड। बाय त्रिभुज में 3 साइडेड होते हैं, तो आपका तीसरी भुजा के बाय दियर हम लोग रिजल्टेंट परिमाणी वेक्टर को दिखा सकते हैं, परिणामी वेक्टर को दिखा सकते हैं बाय दियर थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। जो आपका ऑर्डर रहेगा उसका हम लोग हमेशा अपोजिट कर देंगे। अब आइए ऑर्डर का मतलब समझते हैं। यहां पे मैं पहले ऑर्डर का मतलब समझाता हूं। ठीक है, ये आपका मान लीजिए कि कोई ए वेक्टर है, ए वेक्टर आपका कुछ इस तरीके से दिया गया है और बी वेक्टर आपका कुछ इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि एक का हेड जो रहे दूसरे के टेल से मिला रहे। फिर इसी तरीके से इसका एक ऑर्डर कैसे बनेगा, जब इसका टेल इसके हेड से मिल रहा है, तो इसका हेड फिर इसके टेल से मिल रहा है, और फिर इसके बाद यहाँ पे हेड आ रहा है, तो यहाँ पे फिर हम लोग टेल से हेड मिलाएंगे, टेल से मिला के हेड से टेल को मिलाएंगे नेक्स्ट वेक्टर का। फिर इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएं, तो इस तरीके से एक ऑर्डर चल रहा है। ठीक है, ये क्या चल रहा है, एक वेक्टर को हम लोग एक लाइन में अगर बना रहे हैं, तो वेक्टर का ऑर्डर को दिखा रहा है, ये किस ऑर्डर में आगे बढ़ रहे हैं। कहते हैं ना कि किस ऑर्डर में ये, जैसे 1 2 3 4 5 आपका 2 4 6 8 10 लगा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि 2 8 6 8 आपका 2 4 6, यहाँ पे 2 4 6 8 10 है। ठीक है, ये हैं, तो ये किस ऑर्डर में बढ़ रहे हैं, ये आपसे अगर पूछा जाए तो आप सीधा सा कहेंगे कि सर ये जो आपके इवन नंबर होते हैं उस ऑर्डर में इसको आगे बढ़ाना है। ठीक, तो ये चीज है। तो एक ऑर्डर इसका क्या बन रहा है कि अगर यहां से टेल और हेड है किसी वेक्टर का, तो फिर आपका टेल हेड ही चले, टेल टू हेड हमेशा हम लोग ऐसे बढ़ते रहे। देखिए यहाँ पे टेल टू हेड, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर इसमें क्या ऐड करेंगे, टेल टू हेड। इसी प्रकार से हम लोग क्या बढ़े आगे एक ऑर्डर में बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ऑर्डर का मतलब समझ में आएगी कि वेक्टर का ऑर्डर से यहाँ पे क्या मतलब है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि वेक्टर का ऑर्डर से क्या मतलब है, कि अगर हम लोग टेल और हेड को मिला रहे हैं किसी दूसरे वेक्टर से, तो वही ऑर्डर टेल टू हेड हमेशा हम लोग आगे ऐड करते जाएंगे, तो वो एक ऑर्डर को दिखाएगा। वहीं पे बात करें, देखिए इसका रिजल्टेंट जो रहेगा, सॉरी यहाँ पे डियर रिजल्टेंट, यहाँ पे क्या था, रिजल्टेंट। ठीक है, डियर रिजल्टेंट जो है, उसका रिजल्टेंट जो है वो दिखाया जाएगा परिणाम और दिशा के रूप में बाय दियर थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल इन एन अपोजिट ऑर्डर, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर।
ठीक है, यहाँ पे तो आपका ऑर्डर सेम था, मतलब अगर हम लोग हेड टू टेल जा रहे हैं तो हेड टू टेल ही जाएंगे, लेकिन जब भी उसका रिजल्टेंट लेंगे, जो ट्रायंगल का थर्ड साइड रहेगा उसको अपोजिट करके रिजल्टेंट हमेशा लेंगे। ठीक है, तो ये आपको अगर नहीं समझ में आया तो अभी मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूं, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए, ये आपका समझने वाला चीज है। एक बार आप अगर समझ जाएंगे तो फिर आपको पैरेललोग्राम लॉ और आपको जो आपका पॉलीगॉन लॉ है वो सभी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या है, मान लीजिए हमने एक वेक्टर ए यहां पे लिया हुआ है, एक वेक्टर ए लिया है और एक वेक्टर बी हमने इस तरीके से लिया है। ठीक है, एक वेक्टर बी लिया है इस तरीके से, या इसको हम लोग कर देते हैं, इसको इस तरीके से हम लोग कर देते हैं, एक वेक्टर बी है। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि जो आपका वेक्टर है इसको हम लोग त्रिभुज कैसे बनाएंगे। देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले ए वेक्टर को उसी तरीके से हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक, पहले पहले हम लोग क्या करेंगे, ए वेक्टर को उसी तरीके से ड्रॉ करेंगे। हम लोग कहां से टेल टू हेड जा रहे हैं, तो पहले इसको एक ऑर्डर में फिक्स करेंगे, तो हम लोग इसको भी टेल टू हेड बनाएंगे, इसके टेल टू हेड जैसा है। बस ये ध्यान दीजिएगा कि ग्राफिकल मेथड में आपको ये चीजें आपको मेजर रहेंगी। ठीक है, ए की कितनी मैग्नीट्यूड है, जब हमने बताया था पहले क्लास में कि ये जो पूरी वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड को बताती है, और जो ऊपर का जो ये हेड है ये डायरेक्शन को बताता है। तो ये मैंने क्लासेस में बताया हुआ है। अब ठीक है, यहाँ पे मैंने कई चीज का हिंदी नहीं बता रहा हूँ, जिससे कि क्या हो, आपको उसका आदत पड़ता जाए। एक आपका, जब आप मैग्नीट्यूड बार बार सुनेंगे, जब आप डायरेक्शन बार बार सुनेंगे, तो आपको एक चीज रिमाइंड हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे मैं इंग्लिश को कम करूंगा, जिससे आपको आगे पढ़ने में, क्योंकि बीएससी हमेशा आपको इंग्लिश में ही रहता है, पूरी चीजें आपको पूरा ईयर आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है, तो आप लोग जरूर इसको हिंदी को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप कवर कर लीजिए। हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपका जितना भी हम प्रयास करेंगे कि कोई भी आपको हिंदी रहे, आपका इंग्लिश रहे, उसका हिंदी जरूर आए। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइए, हम लोग क्या कर रहे हैं, दो साइड को हमने एक ऑर्डर में ले लिया है। और हाँ, एक और चीज, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट रूल है वेक्टर के बारे में, इसको भी मैं इसी जगह बता दे रहा हूँ। उसके बाद वेक्टर को एडिशन को, ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके ग्राफिकल मेथड को जानेंगे। ठीक है, डिफिनीशन मैंने बता दिया है। अब देखिए क्या है कि अगर हम लोग किसी वेक्टर, कोई वेक्टर यहाँ पे है, इसको अगर हम लोग 360 डिग्री रोटेट करेंगे, 360 डिग्री रोटेट करेंगे, तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, नहीं होगा। कैसे नहीं चेंज होगा, अगर मैं इसी वेक्टर को क्या करूं, इसी वेक्टर को 360 डिग्री रोटेट कर दूं, तो ये 360 के बाद ये इसी जगह यहाँ पे फिर से आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहला रूल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिए, क्योंकि एडिशन में ये सब चीजें आपकी काम आएंगी। सेकेंड जो नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट में इसको ऐड कर लीजिएगा, जो आपका वेक्टर जो होता है वो आपका पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड होता है, इसमें पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड होता है, किसमें, वेक्टर में पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड होता है। कैसे पैरेलल शिफ्टिंग की जाती है, अगर ये मान लीजिए कि कोई वेक्टर यहाँ है, तो इसको शिफ्ट करके हम लोग यहाँ पे भी बना सकते हैं, या किसी एक्स और वाई एक्सिस पे अगर हम लोग बनाए, तो ये वेक्टर आपका अगर मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है, यहाँ पे 20 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो अगर इसको ओरिजिन पे भी लेके आएंगे तो ये भी यहाँ पे भी 20 डिग्री का भी एंगल बनाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि ये पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड है। मतलब एक वेक्टर अगर यहाँ पे है, ये हमने पहले इसको देखिए, एक वेक्टर अगर ये वेक्टर यहाँ था, ये ऊपर भी आया, तो इसके मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और एंगल में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ।
ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है। अब देखिए आपको डिफिनीशन समझ में आएगा। देखिए ये हमने वेक्टर ए को उसी तरीके से बना दिया, वेक्टर बी का हमने क्या किया, पैरेलल शिफ्टिंग कर दिया। पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चेंज कर देना किसी वेक्टर को विदाउट उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और उसके एंगल को चेंज किए हुए। ठीक है, हिंदी में मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं, पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है वेक्टर का, पैरेलल शिफ्टिंग यहाँ पे अलाउड रहता है, पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड रहता है, मतलब हम लोग वेक्टर का पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं। पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है, किसी सदिश के जगह को बदल देना बिना उसके परिमाण तथा दिशा तथा कोण में चेंजेस किए हुए, उसके कोण परिमाण तथा दिशा में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड है। ठीक, तो पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे एडिशन, हमने वेक्टर ए को लिया, वेक्टर बी को एक ऑर्डर में लिया, क्या है, ए ऐसे गया फिर ऐसे जा रहा है। ठीक है, इसका एरो, अब तीसरा जो एरो बनना चाहिए था वो कैसे बनना चाहिए था, वो थर्ड साइड त्रिभुज का कुछ इस तरीके से बनना चाहिए, क्योंकि ये आपका क्या बन जाता है, देखिए यहाँ पे हेड टू टेल, टेल टू हेड गए, फिर टेल टू हेड गए, फिर टेल टू हेड गए, तो ये आपका एक ऑर्डर में लिया गया है। लेकिन जो आप यहाँ पे डिफिनीशन देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, बाय दियर थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, ये हमारा जो थर्ड साइड रहेगा, जो तीसरी भुजा रहेगी त्रिभुज का, वो हमेशा हम लोग विपरीत दिशा में लेंगे, विपरीत दिशा में लेंगे। ठीक है, विपरीत ऑर्डर में लेंगे। तो यहाँ पे जो थर्ड साइड इसका रहेगा वो आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, बनना चाहिए था कैसे, इस तरीके से। देखिए यहाँ से टेल टू हेड गए, फिर टेल टू हेड गए, तो यहाँ पे भी टेल टू हेड आना चाहिए था, लेकिन इसका जो रिजल्टेंट, यही तो रूल है इसका, वेक्टर एडिशन का यही तो रूल है कि थर्ड साइड जो रहेगा वो हमेशा आपका अपोजिट डायरेक्शन में लिया जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि इसका डिफिनीशन ये क्या कहता है, इसका डिफिनीशन ये क्या कह रहा है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल मैं फिर से लेता हूं। देखिए यहाँ पे क्या है, एक वेक्टर ए आपका कुछ इस तरीके से है, ए वेक्टर है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से बी वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर ए को जैसा दिया गया है, जब आप ग्राफिकल मेथड के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको एक वैल्यू दी रही होगी, एक मैग्नीट्यूड दिया गया रहेगा, मतलब यहाँ पे इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, इसका परिमाण कितना है, ये आपको पता रहेगा। ठीक है, तो जितना मैग्नीट्यूड है उसको उसी तरीके से बनाइए। फिर इसके बाद बी वेक्टर को इसके हेड से शुरू करिए, जिस प्रकार से है, जितना उसका मैग्नीट्यूड है और जिधर की तरफ डायरेक्शन है एकदम उधर की तरफ बनाएंगे। और थर्ड साइड जो होगा, अब देखिए इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए था, पहले टेल टू हेड गया हम लोग, फिर टेल टू हेड गए, तो हम लोग टेल टू हेड इस प्रकार से आना चाहिए था, लेकिन यही तो डिफिनीशन में कहा गया है कि थर्ड साइड जो रहेगा वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लिया जाएगा, तो ये आपका इस डायरेक्शन में लिया जाएगा, जो कि आर को दिखाएगा, आर वेक्टर बराबर यहाँ पे ए प्लस बी आपका प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये आपका डिफिनीशन क्या कह रहा है, आपको समझ में आया कि जो आपकी किसी त्रिभुज की दो भुजा है, अगर किसी दो वेक्टर की वो क्या कर रहे हैं, परिमाण तथा दिशा को दिखा रहे हैं, तो तीसरा जो भुजा होगा, अगर उसको अपोजिट ऑर्डर में ले ले, तो वो तीसरा जो भुजा रहेगा वो उसके परिणामी के दिशा तथा परिमाण को भी बताएगा। ठीक है, ये डिफिनीशन समझ में आ गया। इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड इन, ये डिफिनीशन अगर आपको समझ में आ गया तो आप इसका एनालिटिकल मेथड और एनालिटिकल मेथड के साथ साथ ग्राफिकल मेथड भी आप समझ जाएंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्राइंगल यहाँ पे क्या कर रहा है, एक बार फिर से मैं पढ़ दे रहा हूं क्योंकि डिफिनेशन समझना बहुत जरूरी है। इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड ऑफ ट्राइंगल, दिशा दो आपका भुजा है किसी त्रिभुज का, वो अगर दो वेक्टरों को उससे दिखाया गया हो तो तीसरा जो भुजा रहेगा उससे हम लोग उन दोनों वेक्टर के जोड़ को दिखा सकते हैं, उन वेक्टर के जोड़ को बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल लेके आपको समझा दिया कि आपका ट्रायंगुलर लॉ क्या होता है, कैसे हम लोग त्रिभुज, ये जैसा कि आपको त्रिभुज का नियम कहा गया है वैसा ही आपको त्रिभुज यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, और जो ये आर है ये आपका a प्लस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे रिजल्टेंट आपका किससे दिखाया जा रहा है, रिजल्टेंट आपका हमेशा आपका रिजल्टेंट, एक रिजल्टेंट आर इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी होगा। ठीक है, और जो एंगल होगा, जो एंगल थीटा जो बनेगा वो विथ रेस्पेक्ट टू हम लोग किसके लेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट में जो रिजल्टेंट है वो कितना आपका झुका या कितना आपका एंगल बना रहा है, ये जो एंगल बना रहा है उसी को हम लोग, उसी एंगल को यहाँ पे अगर आपसे किसी दो वेक्टरों के जोड़ के साथ साथ अगर आपको एंगल भी पूछ दे तो आप यहाँ से बता सकते हैं। ठीक है, तो दो वेक्टरों को जोड़ने के लिए अगर दो वेक्टर ग्राफिकल मेथड में, एक बार जल्दी से मैं एक और बता देता हूं एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि तीसरा एग्जांपल है आपका, अगर दो वेक्टर कुछ ए वेक्टर आपका इस तरीके से है और एक वेक्टर आपका बी वेक्टर इस तरीके से है, तो दोनों को जोड़ना है तो ए वेक्टर को उसी तरीके से बनाएंगे, फिर बी वेक्टर को इसको हेड और टेल से हेड से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक जितना उसका मैग्नीट्यूड है वहां तक ले जाएंगे, और उसके बाद हमारा जो ये जो ऑर्डर बन रहा है इसका यहाँ से यहाँ तक, तो फिर ऐसे इसका डायरेक्शन होना चाहिए था रिजल्टेंट का, लेकिन रिजल्टेंट का डायरेक्शन ठीक अपोजिट होगा और यही आर को दिखाएगा, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, ये आपका ए प्लस बी आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये बिना फार्मूले से अगर आपको कोई आपसे ट्रायंगुलर लॉ पूछ दे, ग्राफिकल मेथड पूछ दे, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इसका एक क्वेश्चन भी हम लोग ले लेते हैं, एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन मैं लिख देता हूं यहाँ पे क्या है, देखिए आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से, अ बॉय मूव्स, एक लड़का है मूव करता है 3 मीटर ईस्ट की तरफ, देन ही टेक, तब वो, उसके बाद मैं इसका हिंदी बताऊंगा, है गो लेफ्ट, टेक टू लेफ्ट टर्न एंड मूव और मूव कर जाता है कितना डायरेक्शन, ही टेक्स 90 डिग्री, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, ही टेक्स 90 डिग्री लेफ्ट 90 डिग्री लेफ्ट टर्न एंड मूव 4 मीटर नॉर्थ, 4 मीटर आपका नॉर्थ की तरफ गया है, 4 मीटर नॉर्थ की तरफ चला गया। ठीक है, पहले एक कोई लड़का है जो कि 3 मीटर ईस्ट की तरफ गया और उसने 90 डिग्री का लेफ्ट टर्न लिया और वो नॉर्थ की तरफ 4 मीटर गया, और तो हमको यहाँ पे बताना है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बताना है कि इस वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, रिजल्टेंट कितना होगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट जो रहेगा वही आपका डिस्प्लेसमेंट को भी दिखाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहले आपको बनाना है
3 मीटर ईस्ट। तो 3 मीटर, मान लीजिए 3 मीटर ईस्ट, जब आप कॉपी पेन लेके अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो स्केल से हम लोग यहाँ पे 3 मीटर ईस्ट की तरफ अगर बनाए तो ये आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। वहीं पे फिर क्या बोला है उसने, 90 डिग्री का लेफ्ट टर्न लिया, यहाँ पे 90 डिग्री कुछ इस तरीके से आएगा एंड मूव 4 मीटर नॉर्थ की तरफ। यहाँ पे 4 मीटर इधर की तरफ चला गया। ठीक है, तो ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एक ऑर्डर, पहले हम लोग ऑर्डर देखेंगे कि यहाँ टेल टू हेड गया है, टेल टू हेड गया है तो इसका रिजल्टेंट ठीक अपोजिट लेंगे हम लोग यहाँ से इस तरीके से, तो ये हमारा आर को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री का टर्न इसने लिया था, तो यहाँ पे जो इसका थर्ड जो साइड होगा, रिजल्टेंट का जो परिमाण होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा, वो क्या होगा, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम लोग को रिजल्टेंट निकालना रहे, हम लोग जानते हैं कि रिजल्टेंट को 2 बॉक्स में बंद कर देते हैं, 2 लाइनों में बंद कर देते हैं, तो वो रिजल्टेंट को दिखाता है। मैंने पहले क्लास में बताया था। तो यहाँ पे अगर 3 का स्क्वायर आपका करेंगे तो आपका क्या होगा, इसका स्क्वायर और रिजल्टेंट का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से 9 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 16 आ जाएगा, तो यहाँ से r अगर मॉड में स्क्वायर है तो यहाँ पे 25 आ गया। तो अगर यहाँ से मॉड ऑफ r की वैल्यू निकालें तो 5 मीटर आ गया, ये इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 5 मीटर आ गया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन को कैसे किया गया है, कैसे इस पॉइंट से, इस रेखा से, जैसे मैंने ड्रॉ करके बताया था, कैसे हम लोग चीजों को रिलेट कर पा रहे हैं, कैसे हमारा अपोजिट ऑर्डर में कुछ चीजें ली जा रही हैं। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि एक वेक्टर ऐसे गया फिर ऐसे गया, तो एक ऑर्डर उसका हेड हम इधर की तरफ नहीं करेंगे, हम हेड को हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर इसका एंगल को बताना है, ये वाला एंगल कितना होगा, तो देखिए ये वाला आपका 90 डिग्री है, यहाँ पे देखिए एंगल आपका यहाँ पे ईस्ट की तरफ गया था, तो इसका जो एंगल, जो रिजल्टेंट का जो एंगल है वो कितना शिफ्टिंग किया है, कितना आपका शिफ्टिंग किया है, तो वो आपका कैसे पता चलेगा। हमने क्या किया, इस रिजल्टेंट को क्या किया, इस पे हमने ड्रॉ कर लिया, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, नीचे साउथ है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल अगर हमको पता चल जाए तो इसमें कितना कोण, कितना डायरेक्शन शिफ्टिंग हुई है, मतलब कितना आपका डायरेक्शन वो चला है, वो हमको पता चल जाएगा, कितना डायरेक्शन वो ईस्ट की तरफ गया है वो हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये जो एंगल होता है, जब अभी आप 3 मीटर या 4 मीटर लेंगे तो जो ये वाला एंगल होगा वो हमेशा 37 डिग्री आएगा, और ये वाला एंगल जो होगा 53 डिग्री आएगा। ठीक है, जब स्केल से आप ड्रॉ करेंगे तो आपको एंगल वहां पे देख सकते हैं, तो ये आपका 37 डिग्री एंगल आएगा, ये 53 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे ये एंगल तो हमको पता है 37 डिग्री, तो हमारा जब ये एंगल पता है 37 डिग्री, ये देखिए यहाँ पे आपका क्या रहेगा, यहाँ पे 53 डिग्री रहेगा, और यहाँ पे 37, यहाँ पे क्या रहेगा 53 डिग्री रहेगा, और यहाँ पे 37 डिग्री रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपका इसकी वैल्यू जहां पे स्मॉल होती है उसके सामने का एंगल भी स्मॉल होता है, और इसकी वैल्यू जितनी, मतलब इसकी वैल्यू बड़ी है तो इसके सामने ही बड़ा एंगल रहता है। तो अगर ये एंगल हमको पता है कि 53 डिग्री है, तो ये वाला एंगल हम नहीं बता सकते। देखिए यहाँ पे 53 डिग्री है, तो ये वाला एंगल हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये आपका कितना हो गया, 37 डिग्री ईस्ट की तरफ वो गया। तो इसका डायरेक्शन कैसे पता चल गया, आपको यहां से डायरेक्शन निकल गया कि वो लड़का 37 डिग्री यहां से नॉर्थ से
ईस्ट की तरफ चला गया, तो यही आपका इसका आंसर आ गया 5 मीटर 37 डिग्री ईस्ट की तरफ इसका आंसर आ गया। ये समझ में आ गया कि नहीं? ट्रायंगुलर लॉ आपको समझ में आ गया कि नहीं? आई होप कि आपको ट्रायंगुलर लॉ आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। मैंने एक क्वेश्चन भी करवा के दिखा दिया। अब क्यों इसमें मैंने इतना मेहनत किया? क्योंकि आगे दोनों आने वाले जो लॉ हैं वो इसी बेसिस पे हैं, बस थोड़ा सा उसमें चेंजेस हैं। अब उसको आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए, जो दूसरा लॉ था हमारा क्या था? ये पैरेललोग्राम लॉ, इसको हम लोग समांतर चतुर्भुज का नियम कहते हैं। समांतर चतुर्भुज का नियम कहते हैं। इसमें हम लोग देखिए क्या करते हैं, क्या कह रहा है, पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। If two vector are represented in magnitude and direction of two side of parallelogram, ठीक है, पैरेललोग्राम कैसे बनता है? कुछ इस तरीके से पैरेललोग्राम बनता है, इस तरीके से पैरेललोग्राम बनता है। तो ये क्या कर रहा है कि ये मान लीजिए दो वेक्टर रिप्रेजेंटेड है इन अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टू साइड ऑफ पैरेललोग्राम फ्रॉम ड्रॉ फ्रॉम सेम पॉइंट। यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, वो वेक्टर जो ड्रॉ किए गए हैं वो सेम पॉइंट से ड्रॉ किए गए हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इसमें ये दोनों सेम पॉइंट पे। अगर मैं इसको हटा दूं, डिफिनीशन के साथ साथ आपको समझाते चलूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूं, इसका एग्जाम्पल भी आपका इसी साथ साथ सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे दो साइड कह रहा है कि दो वेक्टर ले लीजिए। मान लीजिए हमने एक वेक्टर ये ए वेक्टर ले लिया और एक वेक्टर बी ले लिया इस तरीके से। ठीक है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। दो वेक्टर लेने के लिए हमसे कह रहा है, दो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, टू साइड ऑफ पैरेललोग्राम को दिखा रहा है। तो पैरेललोग्राम बनाइए। यहाँ पे ए वेक्टर को पहले उसी तरीके से बनाएंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या करते हैं, इसमें हमेशा याद रखिए कि टेल टू टेल मैचिंग करते हैं, टेल टू टेल मैचिंग करते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी ऑर्डर नहीं होता है, इसमें कोई भी ऑर्डर नहीं होता है, इसमें हम लोग टेल टू टेल मैचिंग करते हैं। ए वेक्टर के टेल से बी वेक्टर के टेल में मिला देंगे, तो ये बी वेक्टर आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा, बी वेक्टर इस तरीके से है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब दो साइड आपका जो दो वेक्टर हैं, दो साइड ऑफ पैरेललोग्राम को दिखा रहे हैं, जो कि ड्रॉ किया गया है किसी सेम पॉइंट से, ये पॉइंट को दिखा रहा है, तो देन द रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो उसका परिणामी वेक्टर दिखाया जाएगा मैग्नीट्यूड, परिमाण तथा दिशा के रूप में। कैसे? उसके डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम से। डायगोनल मतलब क्या होता है? कर्ण, कर्ण, कर्ण बोलते हैं इसको, कर्णी बोलते हैं, नहीं कर्ण। ठीक है, तो ये आपका जो इसका रिजल्टेंट होगा, इन दोनों के डायगोनल जो आपका कर्ण होता है उससे दिखाया जाएगा। तो आपका इसको अगर डॉटेड से हम लोग बना ले, समांतर चतुर्भुज बना ले, तो इस तरीके से कुछ बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, यही आपका लाइन जो है, ये जो बीच में लाइन है, यही आपके रिजल्टेंट को दिखाएगा, r बराबर a प्लस बी को दिखाएगा। ठीक, तो ये समझ में आ गया कि इसमें कोई भी अपोजिट डायरेक्शन वाला मामला नहीं है। इसमें केवल क्या करना है आपको, दो साइड ऑफ कोई दो वेक्टर है, उन दोनों को एक साथ एक ही में प्लस कर देना, मतलब टेल टू टेल मैच करके एक हम लोग को समांतर चतुर्भुज बना लेना है। एक अभी और एग्जांपल देता हूं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि कोई वेक्टर ए आपका इस तरीके से दिया गया हो और कोई वेक्टर बी है आपका इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे इस तरीके से पहले वेक्टर ए को बना लेंगे और फिर वेक्टर बी को भी इस तरीके से बना लेंगे हम लोग, इस तरीके से। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि जैसा वेक्टर ए बना हुआ है उसी तरीके से हम लोग एक मान लेंगे, एक और,
क्योंकि हमको समांतर चतुर्भुज बनाना है। तो इसी लाइन के जैसा हम लोग एक और लाइन इधर बनाएंगे और इस लाइन के जैसा इस वेक्टर की तरह हम लोग एक और लाइन इधर बना लेंगे। तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज पता चल गया, बन गया हमारा समांतर चतुर्भुज। जब आपका बन जाए, ये ए वेक्टर को दिखा रहा है, ये बी वेक्टर को, तो इसका जो डायगोनल होगा, जो कर्ण होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, यही आपका रिजल्टेंट को शो करेगा। ये हमेशा टेल टू टेल मैचिंग करेंगे। ये आप हमेशा याद रखिएगा, पूछ से पूछ मिलाना। टेल टू टेल मैचिंग का मतलब क्या हो गया कि पूछ से पूछ को मिलाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टेल टू टेल मैचिंग की जाएगी, टेल टू टेल मैचिंग की जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। किसको, हम लोग इसके रिजल्टेंट को, इसके एडिशन को हम लोग समांतर चतुर्भुज के नियम से इस प्रकार से ऐड कर सकते हैं। कोई भी आपका वेक्टर किसी भी तरीके से, ए वेक्टर इस तरीके से, बी वेक्टर इस तरीके से दिया रहे, तो आप डायरेक्टली क्या करना है, इस तरीके से एक वेक्टर ए बना लेना है। जो वेक्टर दिया गया है सेम उसी प्रकार बनाइए, उसके नीचे जैसा बी वेक्टर दिया गया है उस तरीके से बनाइए। फिर ए वेक्टर की तरह एक लाइन बनाइए और उसी तरीके से बी वेक्टर की तरह एक लाइन बनाइए, और यहाँ पे यही जो लाइन रहेगी वही आपका रिजल्टेंट को दिखाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये सारी चीजें आपके वेक्टर के दोनों एडिशन को आपको समझ में आ गया होगा। वहीं पे जो थर्ड नियम है उसको भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ठीक है, थर्ड नियम जो है उसको भी मैं दिखा दे रहा हूं कि वो कैसे होगा। ठीक है, बाकी ये आपका क्यों मैं बार बार फिगर बना के बता रहा हूं, क्योंकि ये आज मैं बस ग्राफिकल मेथड बता रहा हूं, और कल के क्लास में जब भी नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें मैं एनालिटिकल मेथड बताऊंगा, उसमें फार्मूले बताऊंगा कि कैसे हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं, और उसको भी एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो थर्ड जो नियम है वो आपका वेक्टर एडिशन का, वो क्या है, पॉलीगॉन लॉ। तो पॉलीगॉन लॉ में क्या होता है, देखिए पॉलीगॉन लॉ, पॉलीगॉन लॉ में क्या होता है, पॉलीगॉन लॉ में देखिए क्या होता है कि इसमें भी जो पॉलीगॉन लॉ होता है, मतलब बहुभुजों का नियम, मतलब इसमें कई वेक्टर को ले सकते हैं। मान लीजिए ए वेक्टर है आपका इस तरीके से, बी वेक्टर है आपका इस तरीके से, फिर सी वेक्टर है आपका, सी वेक्टर इस तरीके से। तो इस तरीके से 3-4 वेक्टर, जितना भी आपका मन करे आप वेक्टर्स को ले लीजिए। ये आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, पॉलीगॉन लॉ से हम लोग वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं ये मैं आपको समझा रहा हूं इस क्वेश्चन में। तो देखिए क्या होगा, ये आपको वेक्टर ए उसी तरीके से बनाइए, वेक्टर बी आप उसी तरीके से बनाइए, वेक्टर सी आप उसी तरीके से बनाइए। ये देखिए एक ऑर्डर में जा रहे हैं, टेल टू हेड जा रहे हैं, टेल टू हेड जा रहे हैं, टेल टू हेड जा रहे हैं। जैसा मैंने ट्रायंगुलर लॉ में बताया था सेम वही प्रोसेस रहेगा, बस लेकिन रिजल्टेंट जैसा उसमें मैंने बताया था कि वो रिजल्टेंट आपका ठीक अपोजिट ऑर्डर में लिया जाएगा, तो यहाँ पे भी आप अपोजिट ऑर्डर में ले लेंगे, और यही आपका रिजल्टेंट को शो करेगा। मतलब R इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को दिखाएगा। ठीक है, तो अगर आपको पॉलीगॉन लॉ, ट्रायंगुलर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ से अगर आपको ग्राफिकल मेथड से कोई पूछ दे कि वेक्टर का एडिशन कैसे आप कर लेंगे कि नहीं, तो आप, आई होप कि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज का क्लास आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा, और आप एडिशन कर पाएंगे ग्राफिकल मेथड से, या आप ग्राफिकल मेथड से या फिगर मेथड से आप कर पाएंगे वेक्टर का एडिशन। ठीक है, तो पॉलीगॉन लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ये कैसे वर्क करते हैं, कैसे एडिशन होता है, मैंने पूरी चीजें बता दी। और पॉलीगॉन लॉ हमेशा आपका किसके लिए यूज होगा, दो से ज्यादा वेक्टरों के लिए, टू मोर देन टू वेक्टर्स, एडिशन फॉर मोर देन टू वेक्टर
दो वेक्टर से अगर ज्यादा एडिशन करना है हम लोग को तो हम लोग पॉलीगॉन लॉ यूज करेंगे, नहीं तो या तो पैरेललोग्राम लॉ यूज करेंगे, जिससे भी दो वेक्टर, अगर मान लीजिए कोई आंसर आपका 5 आपका ट्रायंगुलर लॉ से आ रहा है तो पैरेललोग्राम लॉ से भी आपका आंसर 5 ही आएगा और डायरेक्शन भी सेम आएगा। ठीक है, तो ये आपका पैरेललोग्राम लॉ हो गया। इसमें आप ध्यान रखिए कि हमेशा टेल टू टेल मैचिंग रहेगी और जो रिजल्टेंट रहेगा वो डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा चतुर्भुज के। और त्रिभुज में आपका क्या होगा, त्रिभुज में आपका दो आपका लाइनों को पहले हम लोग एक ऑर्डर में मिला देंगे, एक ऑर्डर में मिलाने के बाद जो थर्ड साइड रहेगा त्रिभुज का वो हमेशा हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में ले लेंगे, तो वो हमारा क्या बताएगा, ट्रायंगुलर लॉ से एडिशन हो जाएगा। तो ये सारी चीजें थी और ये दोनों पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये 360 डिग्री रोटेट अगर वेक्टर को करते हैं तो कोई भी इस पे फर्क नहीं पड़ता है और पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड होता है। मतलब एक वेक्टर इस तरीके से बना है तो इसको हम लोग कहीं पे यहाँ पे भी बना सकते हैं उस तरीके से। ठीक है, तो ये चीजें थी आपकी आज की क्लास में। वेक्टर एडिशन आपका ग्राफिकल मेथड से कैसे होगा आज के क्लास में मैंने कंप्लीट करवा दिया। और बाकी जो भी इस क्लास का फीडबैक होगा आप जरूर हमसे शेयर करेंगे। जो भी इस क्लास का फीडबैक होगा वो आप हमसे जरूर बताइएगा। और अगर इन तीनों लॉ में से कोई भी आपको नहीं समझ में आया है तो उसको आप जरूर पूछिएगा, जिसको मैं बाद में अगर आपका रहेगा तो पर्सनली मैं आपसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके भेज सकता हूं या बता सकता हूं या कॉल करके बता सकता हूं। ठीक है, और बाकी जो इस लेक्चर से जो बाकी दोनों लेक्चर है उसको भी जरूर देख लीजिएगा आप लोग। और इस लेक्चर को जरूर आप एक कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा, जिससे आप जो भी चीज मैं बताते चल रहा हूं उसको आप जरूर नोट करते जाएंगे, तो आप एक तरीके से नोट्स भी आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के लेक्चर के बारे में, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। और जब भी अगले क्लास में जब पार्ट 2 लेके आऊंगा इसका, इसी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का, तो उसमें हम लोग प्रूफ करेंगे। हम लोग वेक्टर को मतलब उसको फार्मूले से करेंगे, वेक्टर एडिशन को हम लोग एक फार्मूले से लगाकर उसको हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।